अच्छा ये गेट तो लगाओ, एक बार गेट तो लगाइए। आराम से तो आज ये बहुत, अरे धीरे बेटा धीरे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। अब जो है, कहां तक बात हुई थी बताइए मुझे। किसके बारे में? अच्छा, मैं बोल के गया था 3 बातें। ठीक है, लिखेंगे। याद आ गई बात। एविक, ठीक है। ऑडियो क्लियर है बेटा, बता देना, देख लेना। हाँ, अभी बेटा इधर लिख, बहुत जरूरी बात है इधर। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसके लिए लिखे। हम ये जो लास्ट क्वेश्चन लिखवाया था उसके लिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कुछ नहीं है, काट दे वापस। दूसरे तरीके से लिखेंगे, अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय, अमोनिया कैन नॉट बी, ये लाइन नहीं बनी इधर से, अब दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको। देखिए, बैठा नहीं मामला। अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय, अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। अब सही बनी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। पूरी दुनिया ये जानती है कि अमोनिया एडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखता है, और अमोनिया क्योंकि लुईस बेस है तो वो लुईस एसिड से रिएक्शन कर सकता है, तो एडक्ट बनाता है। इस वजह से अमोनिया को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से ड्राई नहीं किया जा सकता। एडक्ट का फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखे, CaCl2.6 अमोनिया, CaCl2.6 अमोनिया। 6 अमोनिया ने अपना लोन पेयर दिया है, मतलब कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बदल सकता है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड 6 अमोनिया लिखाया है, कभी 8 अमोनिया भी मिल सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है। तो अमोनिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से ड्राई नहीं किया जा सकता, इसका रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। तो देखिए, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है ये बताइए मुझे, आप जो रिएक्शन दे या ना दे। कौन सी रिएक्शन? या तो एसिड बेस या रेडॉक्स, या फिर वो एडक्ट ना बना। सही है बात, मतलब किसी तरह की रिएक्शन नहीं दे तो वो अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब अगली लाइन लिखे, अगली लाइन पहले आपसे पूछता हूं, इधर बताइए मुझे आप, बताओ बेटा HNO3 का जल्दी से बताओ, HNO3 के बारे में 4+5 है, बताइए एसिडिक बेसिक, क्या ये एसिड है? क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? चलिए इसको मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊं, क्या बताइए, क्या ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अच्छा, दोनों एसिड है क्या? दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? तो दोनों की नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल, तो फिर क्या ये इसके साथ रिएक्टिव एजेंट की तरफ वर्क करेगा क्या? इसीलिए ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो आपको HNO3 मिलता है, 68% HNO3 ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के बाद आपको मिलता है, उसको 98% HNO3 में कन्वर्ट करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं। तो लिखेंगे 68% HNO3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू, 68% HNO3 का मतलब है 32% पानी है, तो 68% HNO3 can be converted into 98% HNO3 by mass. 68% HNO3 can be converted into 98% HNO3 by mass by using concentrate H2SO4. ये असर्सन रीजन का कितना बन सकता है? NCERT की लाइन है, by using concentrate H2SO4 because concentrate H2SO4 act as a dehydrating agent. Because concentrate H2SO4 act as a dehydrating agent.
concentrate H2SO4 act as a dehydrating agent. Concentrate H2SO4 act as a dehydrating agent. सही बात. नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हाइड्रोजन कैन नॉट बी ड्राइड बाय, ये तीसरी बात है, तीन बातें बोली थी लिखवाने को. तीसरी बात, हाइड्रोजन कैन नॉट बी ड्राइड बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4. हाइड्रोजन कैन नॉट बी ड्राइड बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4. बताइए व्हाट इज द रीजन? क्यों हाइड्रोजन को आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ड्राई नहीं कर सकते? बोलिए, लिखे. बिकॉज हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस. बिकॉज हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस. सही है बात. इनफ्लेमेबल है तो क्या हुआ, ड्राई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आप हाइड्रोजन को ड्राई करने के लिए डालोगे तो वाटर और H2SO4 के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन. अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होगी? रिलीज. और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक. और एनर्जी रिलीज होगी तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? जल जाएगी. और जिसको आप ड्राई करने पहुंचे हैं अगर वही जल गया तो फिर ड्राई करोगे किसको? इसलिए हाइड्रोजन गैस को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ड्राई नहीं कर सकते. इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होती है. इसीलिए अब आजकल बैलून्स में हाइड्रोजन गैस को नहीं भरते. किसको भरते? क्योंकि हीलियम क्या है? नॉन इनफ्लेमेबल. और हाइड्रोजन क्या थी? इनफ्लेमेबल. तो खतरा रहता है बच्चों के लिए भी. ठीक है, क्योंकि बच्चे तो खेलते हैं बैलून से ज्यादा. ये क्या है? वो इसमें क्या है? अब सुनो. अब इधर. अच्छा वो तो बताओ, वो तुरतुरे में, वो 5 रुपए के तुरतुरे में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है. याद है ना? अंकल चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस. क्या नाइट्रोजन गैस क्या फूड प्रिजर्वेटिव है? बिल्कुल. और एक चीज बताइए, क्या फूड प्रिजर्वेटिव फॉर लिक्विड फूड क्या SO2 भी है? अच्छा, SO2 क्या एसिड रेन करवाती है? क्या वो लेस मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल? सही है. क्या एसिड रेन इसलिए करवाती है क्योंकि वो पानी में मोर सॉल्युबल है? अच्छा, SO2 एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. क्या वो चॉकिंग स्मेल रखती है? क्या वो पंजेंट स्मेल है? अच्छा, वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग या दोनों? क्या वो ब्लीचिंग एजेंट भी है? ठीक है. और क्या वो सामने वाले का रंग उड़ा देती है? अच्छा, CO2 और SO2 को डिफरेंशिएट करने का तरीका एसिड बेस या रेडॉक्स? क्या मैं स्लैग्ड लाइन से डिफरेंशिएट करूंगा? वैरायटी ऑफ ऑर्डर KMnO4 K2Cr2 उससे डिफरेंशिएट कर सकता हूं. नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएशन पॉसिबल. अच्छा, मैं एक काम करता हूं, 2 गैसेस है आपके सामने, मुझे बताइए NO2 गैस कहां से मिलेगी? कॉन्सेंट्रेट HNO3 से मिलेगी. SO2 कहां से मिलेगी? कॉन्सेंट्रेट. वेरी गुड. दोनों में बात करते हैं. पहले एक के बारे में करते हैं फिर दूसरे के बारे में करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. बताइए सबसे पहले नाइट्रोजन पे चार्ज बताइए. +4 है. ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है. क्या ये ऑक्सीडाइजिंग है? क्या ये रिड्यूसिंग है? क्या ये दोनों है? क्या ये पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है. क्या ये ब्राउन कलर गैस है? क्या ये डाइमर बना सकता है? लो टेम्परेचर पर डाइमर बनाएगा. एसिडिक है, ये भी एसिड रेन करवाएगा, पानी में जाकर एसिड देगा. क्या ये फूड प्रिजर्वेटिव है? ये फूड प्रिजर्वेटिव. और क्या ये फूड प्रिजर्वेटिव है? अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी बताइए. सबसे पहले सिमिलरिटी, दोनों में क्या एसिड रेन करवाएगी? क्या दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है? दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है. और दोनों ही क्या पानी में सॉल्युबल है? क्या दोनों फूड प्रिजर्वेटिव है? क्या एक कलरफुल है, एक कलरलेस है? ये क्या है? ये डाया या पैरा? ये डाइमर, ये डाइमर, ये डाइमर. तो इससे एक क्वेश्चन आया है जो आपने यहां पर बताया है, उसी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. सही है ना बात? क्या मैं वो ऐसी कौन सी गैस है जो एसिडिफाइड KMnO4 को डिकलराइज करेगी? हाँ, ऐसे. क्या KMnO4 का कलर क्या है? पर्पल है. अच्छा, क्या वो उसको कलरलेस कर देगी? K2Cr2 ऑरेंज को क्या क्रोमियम +3 का कलर
ग्रीन होता कहीं पर भी आ, सही है ना बात? क्या ये हमने बात पढ़ ली थी क्या? चलिए अब इसके बाद हम जब H2SO4 की बात कर चुके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात कर चुके और कुछ पॉइंट यहां पर लिख चुके, तो अब एक अगली गैस की बात एक और कर लेते हैं छोटी सी, जिसके बारे में आपको सिर्फ एक चीज पढ़ के जानी है, जो मैं बोल रहा हूं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा, और वो है H2S। H2S का स्मेल है रॉटन एग, सुना है? रॉटन एग स्मेल है इसका। और फॉस्फिन का क्या है? रॉटन अमोनिया पंजेंट। और अमोनिया और SO2 में डिफरेंस क्या है? वो चॉकिंग स्मेल का डिफरेंस, स्पेशली बात ये, ठीक है? यस। अब बताइए इसको बनाने का तरीका पहले मैं दिखा देता हूं कि प्रिपरेशन मेथड क्या होगी। आइए बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड को लेकर। तो प्रिपरेशन मेथड में इसको बनाया जाता है कीप्स apparatus के अंदर, साइंटिस्ट का नेम है तो उसके हिसाब से रखा गया है। आयरन सल्फाइड की रिएक्शन करवाऊंगा मैं H2SO4 से, तो यहां पर बनेगा बेटे FeSO4 प्लस H2S गैस यहां से इवॉल्व होगी, सही है? तो ये बनाने का एकमात्र तरीका आसान, ठीक है? और H2S गैस का जो आपको पढ़ के जाना है ना, वो बात है यहां पर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। जैसे मैंने अमोनिया का बोला था, याद है आपको अमोनिया कंफर्मेटरी टेस्ट? नेस्लर रिएजेंट, ब्राउन पीपीटी, आयोडाइड और मेलोन्स बेस। क्या वो अमोनिया माइन का भी टेस्ट है? ठीक है। यहां पर बात करें तो सल्फाइड H2S गैस, ये गैस ये है बेटा CH3 होल ट्वाइस Pb, इसको बोलते हैं लेड एसिटेट पेपर। क्या बोलते हैं? लेड एसिटेट पेपर। लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक करने वाली गैस H2S, क्योंकि यहां पर ये बनाती है PbS, और PbS का कलर क्या है? क्या ये ब्लैक स्टेंस भी हैं, काले धब्बे भी हैं? क्या इसे हटाने का तरीका क्या ओजोन और या फिर H2O2 है जो इसको PbS को PbSO4 में बदल देता है? याद है? हाँ चलिए, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट जिसका होता है बेटा, इसका नाम बताओ मेरे को जल्दी से। AgNO3 डोनार, और इसके साथ जब ये गैस मिलेगी तो यहां पर बनेगा Ag2S, और ये भी क्या होता है? ब्लैक। तो इसका ब्लैक होने का रीजन क्या? H2S गैस है। और तीसरी बात ये लिखा मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरी नाइट्रेट में बताइए क्या HgS बनेगा? ये भी क्या होता है? ब्लैक, ठीक है? और एक और है कैडमियम एसिटेट पेपर। दो तरह के पेपर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लेड एसिडेट है, कैडमियम एसिडेट पेपर CdSClO। तो अगर लेड एसिडेट पेपर को ब्लैक, अगर लेड एसिडेट पेपर ब्लैक होता है तो गैस H2S, कैडमियम एसिडेट पेपर येलो होता है तो भी H2S, लूनर कास्टिक ब्लैक कलर का पीपीटी देता है तो भी H2S, मर्क्यूरिक नाइट्रेट से रिएक्शन पर अगर ब्लैक पीपीटी आता है तब भी H2S। तो H2S के टेस्ट है कंफर्मेटरी, और उसमें ये वाला टेस्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अभी तक यही टेस्ट आया है, सही है बात? लिखे तो H2S एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2S एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और साथ में एसिडिक गैस तो है। अच्छा एक बात का आंसर दो मुझे, अगर मान लीजिए मैंने H2S लिखा और उसके सामने SO2 लिखा, मुझे बताइए कौन किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बताइए सबसे पहले। तो ये कौन है? सेल्फ को, सेल्फ को, सामने वाले को, सेल्फ को, सेल्फ को, सामने वाले को। फाइनली सल्फर जीरो मिलेगा, जिसे मिल्की सल्फर बोला जाता है, सही है? अरे देखो देखो बेटा, इट्स ओके। तो SO2 को सामने वाले के हिसाब से बदली, सामने वाला जिस प्रॉपर्टी का होगा ये उसी की प्रॉपर्टी के अपोजिट प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगी। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है तो ये ऑक्सीडाइजिंग। ये इसकी प्रॉपर्टी है, सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी। और कार्बन जितना बड़ा वाला था उससे बड़ा वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जितना बड़ा वाला है उससे बड़ी वाली सामने वाले का रंग बदल देती है, और रंग उड़ा भी देती है, और सामने वाले के हिसाब से बदल भी जाती है। बदलने की प्रॉपर्टी इसकी बेहतरीन है।
बस ये ध्यान रखना, गला जाम कर देती है बेटा, दम घोटू है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए एक्सेस में अगर आप SO2 इनहेल करेंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत दिक्कत वाली बात, गले में खराश हो सकती है, कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। SO2 यहां पर हमको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वल्कनिक इरप्शंस यहां पर होते नहीं। जहां पर वल्कनिक इरप्शंस होते हैं वहां पर SO2 लार्ज अमाउंट में मिलती है, एसिड रेन की संभावना भी वहां पर ज्यादा होती है। ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है, शायद पॉल्यूशन में पढ़ते होंगे आप लोग। H2S के बारे में सिर्फ इतना ही जानना काफी है। इसके जो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस ऑक्सीजन फैमिली में हमने ऑक्सीजन पढ़ी है, ओजोन पढ़ी है, SO2 पढ़ी है, H2SO4 पढ़ी है, और H2S के बारे में एक छोटी सी बात, नॉर्मल है, एसिटिक एसिड बन जाएगा, साथ में वो पीपीटी आ जाए। लिखे, हाँ लिख लो, कोई बात, इट्स ओके। किसी को पी ब्लॉक ज्यादा पढ़ने का मन है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना। अगर कुछ ना हो तो सिर्फ नोट्स पढ़ के चले जाना और क्वेश्चन कर लेना मॉडल, और आप, मुझे पता है दूसरा काम ज्यादा अच्छे से करोगे। हाँ याद है मुझे, मैंने तो डाला था ये। चलिए लिखे, इसके नीचे लिखे। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली के बाद बात करेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, ऑक्सीजन फैमिली में एक छोटी सी बात पूछ लेते हैं, मुझे बताइए ओजोन क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग है। क्या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सेल्फ को क्या करेगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है ना, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर कम देखने को मिलती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पावर बहुत है, पावरफुल बहुत है। और ओजोन के बारे में अगर बात करें तो ओजोन के एस्टिमेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल I2O5 या KI? I2O5 नहीं, KI। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए I2O5, और इन दोनों ही रिएक्शन में हाइपो सॉल्यूशन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। याद है हाइपो सॉल्यूशन, याद है आपको? क्या फॉर्मूला है? Na2H2O3। Na2H2O3, ऑक्सीजन कितने हैं? तो ये SS है या SOS? पक्की बात? अच्छा कॉन्टेक्ट प्रोसेस आता है क्या? उसमें कैटलिस्ट क्या है? अच्छा डेकन्स प्रोसेस, CuCl2। ऑसवाल्ड प्रोसेस, प्लेटिनम वायर। याद है? चलिए उसमें से अब जो डेकन्स प्रोसेस है उसकी बारी अब आई है, क्योंकि हेलोजन की बात अब करेंगे। हेडिंग डालिए हेलोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के बाद हेलोजन फैमिली। अब इन दोनों फैमिली में ज्यादा कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, जितना बताऊंगा वो भी बहुत ज्यादा है, बाकी फिर भी देखना जरूरी है बेटे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा नहीं लगेगा बेटे इसको? हर फैमिली को टच करना है थोड़ा थोड़ा सब। क्योंकि क्या पता कौन सी चीज कहां से अपने एग्जाम में आती है, किसको पता। तो यहां पर एक छोटी छोटी चीजों को अपन देख लेते हैं हेलोजन के अंदर। सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, ऑक्सीजन फैमिली में एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज सारे शो करते हैं, हाइड्रोजन फैमिली हाइड्रोजन शो करता है नहीं? क्या बाकी सभी करते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? और हालो 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 माइक, हालो हालो, आता हूं मैं, कैसे आए, मता नहीं।
क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो। हाँ भाई, हाँ तो क्या बात कर रहे थे बोलो? हेलोजन फैमिली की बात कर रहे थे, और उसमें मैं आपसे पूछ रहा था नाइट्रोजन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं करेगा? क्या बाकी सब करेंगे? कार्बन फैमिली में सब करते हैं एक्सेप्ट लेड। सही है। अच्छा, एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक ही बात है, अलग अलग? हाँ, अलग अलग बात है। जैसे बताइए, सोच क्यों लिए, क्या कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में सबसे मैक्सिमम है? क्या इसका कारण स्मॉल साइज है? ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बढ़ेगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस या मोर? पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छी है या फास्फोरस? बोलो बोलो। क्या फास्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है और नाइट्रोजन सिर्फ N2 की फॉर्म में मिलता है? अच्छा, ऑक्सीजन की कैटिनेट होने की प्रॉपर्टी अच्छी है सल्फर, क्या S6 और एसिड की फॉर्म में मिलता है? अच्छा, ज्यादा स्टेबल S6 या एसिड? क्या नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है क्या? सब। तो एक छोटी सी बात है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पे अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के फैमिली में पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड तो यही बोलता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, क्योंकि उसी की वैल्यू दे रखी है और उसी का ऑर्डर दे रखा है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, है ना? पल हेलोट्रॉपी के बारे में याद रखिए। अब जैसे यहां पर है, शुरुआत तो वही करेंगे बेटा ग्रुप नंबर से, जैसे कि मैं अभी तक करते आया हूं हर फैमिली के बारे में। ग्रुप नंबर 7 या फिर 17। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो इनको हेलोजन्स बोलते हैं बेटा, चुपचाप। और हेलोजन बोलने का रीजन है सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी। सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, वैसे तुम चाहो तो साथ में लिख सकते हो, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं। सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी है। तीसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी +7 से लेकर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। दुनिया जानती है ये बात कि +7 से लेकर -1 तक ऑक्सीडेशन स्टेट तक हेलोजन जो है वो जा सकते हैं। फ्लोरीन ओनली -1 रहता है, ध्यान रखिए। 0 रह सकता है, -1 रह सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑल मेंबर्स डू नॉट शो एलोट्रॉपी। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एलोट्रॉपी शो करता है, कोई भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता। दूसरी बात, फिजिकल स्टेट F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 लिक्विड और I2 सॉलिड, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। और उसका रीजन है वॉन डेर फोर्सेज, जो पहले बात हो चुकी। सभी में LDF है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, मास बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉन डेर फोर्सेज का एक्सटेंड बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो लिक्विड से, सॉरी, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होते चले जाएंगे। कोई अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है F2 Cl2 Br2 और I2 का कलर। ये लाइट येलो या फिर येलो बोलोगे तो भी चलेगा। ये है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ये है रेडिश ब्राउन और ये है वॉयलेट। एक बात बताइए मुझे, क्या I2 कैन बी डिकलराइज्ड बाय हाइपो सॉल्यूशन? क्या वहां पर NaI बनता है? और NaI क्या होता है? कलरलेस। यस। जहां पर I2 काम आएगा, जिस टाइट्रेशन में आयोडीन काम आता है उसे आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोला जाता है। आयोडीन काम आएगा उसे आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोला जाता है, ध्यान। कलर आने का रीजन आसान, होमो लूमो ट्रांजिशन। होमो लूमो ट्रांजिशन कलर के बारे में पहला रीजन अभी तक बताया है सर। तो हेलोजेंस के कलर आने का रीजन होमो लूमो ट्रांजिशन। और होमो लूमो आप जानते हैं, मैं बताया था वहां पर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दोनों के बीच में होगा एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप में होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसी में ज्यादा किसी में कम, वही इनकी कलर प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। जैसे होता है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनका कलर एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर। तो पहले इसके बारे में बेसिक बात कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करती है,
एलोट्रॉपी नहीं करती, फिजिकल स्टेट ये है और कलर ये है, कलर आने का रीजन। अब अगर वन बाय वन बात करें, जैसे कि मैं हर एक फैमिली के अंदर सेम बात करता हुआ आया हूं, तो पहली सेम बात, E plus O2 gives E2O, E2O3, E2O5 और E2O7 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्साइड बन सकते हैं। सही है बात? इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Cl2O, मैं ले सकता हूं Cl2O3, एक डाइमर भी मिलता है Cl2O6 जो ClO3 का डाइमर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर Cl2O6 बनता है। आप इसके अंदर स्टैंडर्ड I2O5 तो आप जानते ही हो, एस्टिमेशन में काम में लिया था हम लोगों ने, और भी एटसेट्रा और भी ऑक्साइड आपको मिलते हैं। पर इसके अंदर एक खास बात, जो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, भाई फ्लोरीन का तो बनता ही नहीं, हटाओ उसको। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो यहां पर आयोडीन का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन, और इसका ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ब्रोमीन, और ब्रोमीन के ऑक्साइड लेस थर्मली स्टेबल होते हैं, जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं मिडिल रो एनोमली। तो ब्रोमीन के ऑक्साइड लेस थर्मली स्टेबल, उसको मिडिल रो एनोमली बोला जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मिडिल रो एनोमली, बोलना है लेस थर्मली स्टेबल ऑफ ब्रोमीन ऑक्साइड, इसी को मिडिल रो एनोमली के नाम से जाना जाता है। और ऑक्साइड्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके सामने लिखा है, आयोडीन के सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन और लास्ट में ब्रोमीन। क्लोरीन का ऑक्साइड बनेगा नहीं, इसलिए बनाना नहीं, ये जरूरी बात है साहब, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए पढ़ के जाना है, और इसीलिए बता रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती बताने की मुझे। स्टार मार्क कर लेना इसको, इस वर्ड को याद रखना, मिडिल रो एनोमली बोल देना। ब्रोमीन का ऑक्साइड लेस थर्मली स्टेबल, इसी को मिडिल रो एनोमली बोला जाता है। ऑक्साइड से रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, और यहां पर EH टाइप हाइड्राइड मिलता है आपको, और ये बेहतरीन इसी बार आया है, ये तो असरसन रीजन में आया था क्या, ये तो इसी बार आया है, और बहुत आसान चीज थी, इसका मतलब अब तो नहीं आएगा, पर हो सकता है दूसरी प्रॉपर्टी पूछ ले इसमें से कुछ। दूसरी प्रॉपर्टी आप जानते हो, मुझे पता है, सबसे पहले एसिडिक नेचर। हाँ बेटे, बस कोई दिक्कत वाली बात, चलिए ये तो बात हो गई, इसी से क्वेश्चन आया था, ये तो हो गया, ये हम पहले भी बात कर चुके थे। अब मुझे बताओ थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेस या मोर, लेस। एक लास्ट और बताओ, रिड्यूसिंग नेचर। हाँ बेटा बताइए, सोच के बोला, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा नीचे वाले का, ऊपर वाले का? क्या I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? ये मैं इनॉट बाय इफेक्ट पे आपको ऑलरेडी ऑर्डर बता चुका। सही है बात? तो बेटा ये क्योंकि मैंने बोला ना, छोटी छोटी चीजें बीच में से आ जाती है, क्या पता मिडिल रो एनोमली देखने को मिल जाए। एनसीईआरटी में ये लाइन बीच में से कहीं से भी उठा लेते हैं, उठा के इससे क्वेश्चन बना देते हैं, तो बहुत जरूरी बात होती है इसलिए। अब अगर इसके बाद बात करें बेटा चुपचाप, यहां बताओ जल्दी से, इधर देखो, रुको, लिखो बात। व्हाट इज ई? एलिमेंट हेलोजन है, और ये क्या है? ये हेलोजन, ये भी हेलोजन, तो फिर बनेगा इंटर हेलोजन। याद है? इसके बारे में पहले बता चुका हूं, ज्यादा रिएक्टिव इंटर हेलोजन या हेलोजन? क्या रीजन बॉन्ड पोलैरिटी है? और एक्सेप्ट F2, क्या F2 इंटर हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? रीजन क्या है? LP रिपल्शन। सही बात। अच्छा, इंटर हेलोजन कंपाउंड कितने तरह के, मुझे जल्दी बताओ। XX- सेकंड बोलो, XX3- थर्ड बोलो, XX5- आगे बोलो बेटा। इसमें लास्ट वाले में एग्जांपल बताओ। ओनली IH7 एग्जिस्ट करेगा,
इसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट? CLF7 भी नहीं और BRF7 भी, ओनली IF। क्या इनका हाइड्रोलाइसिस कराना आता है आप? अच्छा, इनके हाइड्रोलाइसिस में बनने वाले प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब ये रेडॉक्स देंगे या सिर्फ हाइड्रोलाइसिस? और हेलोजन मतलब वो हाइड्रोलाइसिस? बताइए, ये हेलोजन में अगर मैं बोलूं तो बताइए कौन सी हेलोजन है जो एक बार नहाती है? नहाती नहीं है, 2 बार नहाती है। 2 बार नहाने का मतलब, 1 बार नहाने का मतलब, नहीं नहाने का मतलब कोई रिएक्शन। सही बात। और ये सारी रिएक्शन क्योंकि रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन है, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस नहीं है, ओनली रिएक्शन विद वाटर। समझ गए बात? लिखो। तो अब ये तो उसमें एग्जांपल वही लिखवा दिए थे, मैंने लिखवाने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर कोई इंसान ऐसे इधर उधर लहराए तो देख लो। बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे बेटे। अच्छा, एक आंसर दो मुझे इधर इधर। ये गोला बना रहा हूं, क्या कंपाउंड लिखा है बोलो? ICl3। क्या ये डाइमर बनाएगा? क्या ये डाइमर बनाएगा? ये डाइमर जब बनाएगा तो 3 सेंटर 4 या 3 सेंटर 2? 3 सेंटर। क्या चेक करना आता है? क्या यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डाइमर बनेगा? उस I2Cl6 में जो डाइमर बनेगा उसमें आयोडीन का हाइब्रिडेशन क्या? sp3d2। वो आप फाइंड आउट कर लेना आराम से डाइमर बना के कि 2 लोन पेयर बचेंगे, 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर होल मॉलिक्यूल प्लेनर, सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं। बना के देख लेना चाहो। अच्छा, अगर साइड एटम के पास में लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 या 3 सेंटर 4? 3 सेंटर 2। दिस इज द बनाना बॉन्डिंग an electron deficient molecule and also act as a Lewis acid always। और लुइस एसिड से याद आया, लुइस बेस से याद आया, क्या B2H6 डाइबोरेन एक्ट एज अ लुइस एसिड? क्या वो लुइस बेस से रिएक्शन करेगा? बताइए कैसे पहचानोगे कि वो सिमेट्रिकल टूटेगा या अनसिमेट्रिकल? चलिए मैं मॉलिक्यूल बोलता हूं, आप बताना सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अमोनिया 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। फॉस्फीन, फॉस्फीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, THF, THF। अच्छा, H माइनस क्या किसी भी तरीके से तोड़ सकता हूं क्योंकि आने वाला प्रोडक्ट सेम है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखना, एक छोटी सी बात बीच में जरूरी है, आपसे ऐसे पूछ रहा हूं। बताइए इधर देखो, ध्यान देना, मुझे एक छोटी सी बात पर बहुत जरूरी है, जुड़ती हुई बात बताऊंगा एक रिलेशन के साथ, ध्यान से देखिएगा। B2H6 मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NaH से, चलो सोडियम हाइड्राइड में बताइए, सोडियम पर चार्ज, हाइड्रोजन पर, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, सही है बेटे? जब यहां पर अटैक करेगा तो कितने मोल क्या बनेगा बोलो, जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या फाइनली BH4 माइनस बनेगा क्या? सोडियम प्लस अकेला है क्या? सोडियम प्लस अटैच होगा, फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? NaBH4। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रिपरेशन मेथड है, NaH की रिएक्शन B2H6 के साथ। अब इसको आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन बताइए I2 से करवा दूं, बताइए क्या बनेगा? NaI प्लस B2H6 प्लस हाइड्रोजन गैस। बोल बेटे सही या गलत? तो B2H6 की रिएक्शन करके मैंने ये बनाया और इसकी रिएक्शन I2 से कराकर फिर से B2H6 बनाया। तो ऐसे जुड़ती हुई रिएक्शन याद होनी चाहिए आप। सही है बात? तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो आप पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एसिड, वो कैसे बनता है? वो बनाने का एकमात्र तरीका है B2H6 की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करा दो, सोडियम बोरोहाइड्रेट मिलेगा, उसकी रिएक्शन I2 से करा दो। ये कौन सा मेथड है, इंडस्ट्रियल या लैब? ये लैब मेथड है, और यही याद करने के लिए मैंने बोला था और उसके तरीका भी बताया था मैंने आप। तो ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे करना होगा, तब बनेगा काम, तब आएंगे नंबर। नंबर लाने के लिए मेहनत जरूरी है, और अब तो बहुत है क्योंकि अब बस बहुत जल्द पेपर आ रहा है। अब अभी तक जो किया क्या किया भूल जाओ, अब जो करना है उस पर ध्यान दो, पुरानी बातों पर डालो मिट्टी, नई बातों को खोद निकालो।
चलिए लिखे इसके नीचे। वो ऊपर वाली रिएक्शन लिख रहे हो क्या तुम? काय के लिए लिख रहे हो? फिर तुम क्या, फिर खुद से क्या करोगे? क्यों लिख रहे हो? खुद से क्या करोगे फिर? हर चीज लिखोगे कैसे काम चलेगा? लिखना नहीं है आपको। जब आपसे पूछा, आपको पता है ये बात कि BH4 माइनस बनेगा, तो सोडियम ही तो जोड़ना है, और फिर NaBH4 की I2 से रिएक्शन करा के B2H6 तो बनाना है। सिंपल, नई चीज बताई नहीं है, सिर्फ एक तरीका है। चलिए इसके आगे लिखते हैं। लिखे इसके आगे, इसके नीचे ये इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हमने बनाए हैं ना, इनका एनसीईआरटी में प्रिपरेशन दिया हुआ है, पढ़ के मत जाना बिल्कुल, फालतू टाइम खराब मत करिएगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड के मोल्स पढ़ रहे हैं, कितने मोल में किसको मिलाएंगे तब ये बनेगा, फर्जी बात है सर, पढ़ के नहीं जाना। पर इनका स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका ज्योमेट्री ये पता होना चाहिए। जैसे लीनियर है ये, इसका बोलोगे ClF3 टी शेप, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ये हमारे लिए काम की चीज है, इनकी प्रिपरेशन काम की चीज नहीं है। तो जो काम की चीज है वो पढ़िए, फालतू चीजें नहीं। चलिए आइए बात करें। लिखे बेटा, इसके अंदर एक गैस बनाएंगे सिर्फ। लिखे, हेडिंग डालिए, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस, ये भी पंजेंट स्मेलिंग होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। अब आप बोलोगे सर हर जगह पंजेंट लिखवा रहे हो यार, तो क्या हो गया लिखवा रहा हूं, जो है वही तो लिखवाएंगे। पर जैसे मैंने बोला कि SO2 पंजेंट चॉकिंग है, ठीक है। अगर मान लो चॉकिंग नहीं भी आता है, पंजेंट आता है, तो उस गैस को पहचानने के लिए अगली इंफॉर्मेशन दी गई होगी, तो उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। Cl2 एसिड रेन तो नहीं करवाती, नहीं करवाती ना, तो बस पहचान लेंगे ना, एसिड रेन SO2 करवाती है, तो उसी के लिए बात कर रहा होगा वो, तो आगे की इंफॉर्मेशन से पहचान लेना। देखें क्या लिखा आपने, पंजेंट स्मेलिंग गैस। नेक्स्ट लिखो, क्लोरीन गैस कैन बी ड्राइड बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4। Cl2 गैस को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ड्राई कर सकता है। समझ गए होंगे आप, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोरीन गैस को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ड्राई कर सकता है। सही है ना बेटे? नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर एक्ट एज an oxidizing agent. Chlorine water act as an oxidizing agent. Act as an oxidizing agent and act as an oxidizing agent and permanent bleaching agent. Permanent bleaching agent. Permanent bleaching agent. Permanent bleaching agent. Next point में लिखो, when chlorine is dissolved in water, chlorine का कलर बताओ बेटे, greenish yellow. When chlorine is dissolved in water, when chlorine is dissolved in water, after some time color of chlorine gas disappear. After some time color of chlorine gas disappear. After some time color of chlorine gas disappear due to the formation of HOCl. ये तो आप जानते हो, क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, 2 बार नहाती है, तो HCl plus HOCl देती है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HOCl which provide nascent oxygen, which provide nascent oxygen, this is responsible, which provide nascent oxygen, this is responsible for oxidizing behavior
and bleaching property. This is responsible for oxidizing behavior and bleaching property. तो ये nascent oxygen जो देती है ना, ये इससे इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी आती है और इससे ब्लीचिंग एक एजेंट की प्रॉपर्टी भी आती है। और Cl2 को पानी में डालने के बाद वो ग्रीनिश येलो कलर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, डिसअपीयर। रीजन है ब्लीचिंग एक्शन। आगे बात समझ? तो ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो स्विमिंग पूल में Cl2 गैस डालते हैं, तो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है क्या वो ग्रीनिश येलो होता है क्या? यस सर। कभी गया नहीं है क्या बेटे? कोई बात, ये नाले का पानी देख लेना ग्रीनिश येलो नहीं होता पानी, ठीक है ना बात। और आपको पता है ये स्विमिंग पूल के पानी में नहाने से फिर अपने क्या हो जाता है, टैनिंग हो जाती है ना। ईचिंग नहीं यार, हर जगह ईचिंग। तो ये अपनी बीमारी यहां क्यों लेके आता है यार ईचिंग ये ईचिंग ग्लास पे काफी है। चलिए बताइए, उससे टैनिंग हो जाती है, वो एक्सेस क्लोरीन की वजह से होती है। ये एक्सेस क्लोरीन की वजह से हमारी टैनिंग हो जाती है स्पेशली। तो एक्सेस क्लोरीन होता है वहां पर बहुत ज्यादा। उस एक्सेस क्लोरीन को जब बाहर निकालना हो ना, तो बताइए कौन सी गैस मिलाऊं उसके अंदर की एक्सेस क्लोरीन बाहर निकल जाए? SO2 मिलाते हैं। वो SO2 क्लोरीन को अब्सॉर्ब करती है और SO2 Cl2 बनाती है। कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी सारी बातें बताना भी ठीक नहीं है, उल्टा करोगे घर जाके, क्या गर्मी वैसे ही है। चलिए इसके नीचे लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, Cl2 गैस का प्रिपरेशन मेथड। आइए, प्रिपरेशन मेथड Cl2 गैस का। तो Cl2 गैस का प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 एक ही पढ़ के जाना है सर, और वो है डेकन्स प्रोसेस। और ये पहले भी लिखवाया था मैंने, दोबारा फिर लिखवा रहा हूं, इसकी इज्जत बनाए रखना। HCl ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, कैटलिस्ट पूछा जा चुका है एग्जाम में, बनेगा Cl2 गैस। This is the oxidation of HCl in presence of catalyst. This is the catalytic oxidation of HCl, Deckens process. पहली चीज। दूसरी बात, MnO2 से बनाएंगे MnO2 plus HCl convert into MnCl2 plus Cl2 plus H2। यहां से भी क्लोरीन गैस आपको मिलती है। और तीसरा by KMnO4। KMnO4 से देखिए, मैंने लिया KMnO4, आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl लिया, और ये आप जानते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl माइनस को कन्वर्ट किस में करेगा? Cl2 में। तो KCl MnCl2 Cl2 plus H2, तो यहां से भी Cl2 गैस आपको मिलती है। सही है बेटे? तो 3 तरीके हैं Cl2 गैस बनाने के, उसमें से एक तरीका पढ़ के जाना है, एक मेथड पढ़ के जाना है। नंबर 1 डेकन्स प्रोसेस के नाम से, स्पेशली वो पढ़ के जाना है आपको कैटलिस्ट की वजह से। अच्छा बेटे एक बात बता, मेरे को एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं, रुकला लिखना बंद करो, इधर देखो। आप ये बात बता दो, मेरे को सुकून मिलेगा भाई। जैसे जैसे आपसे आंसर देते हो ना, वैसे सुकून बढ़ता जाता है मेरा, ठीक है? आइए, वरना तो जी घबराता रहता है बेटे। जरूरी है यार, आंसर मिलेगा तभी तो मजा आएगा। चलिए आपके पास एक रिएक्शन लिख रहा हूं, और जी तब तक हमारा तो जी तब तक घबराता रहता है जब तक कि नीट का पेपर नहीं हो जाता और पेपर को हम देख नहीं लेते, तब तक जी घबराता है हमारा कि भाई ऐसा तो नहीं है जो पढ़ाया है वो आया कि नहीं आया, कि कुछ और आ गया हो, छोरा पता नहीं क्या करेगा, निपट गया होगा वहां। तो हमारे लिए पेपर देखना, जब तक पेपर नहीं देखते ना हम, जब तक सुकून नहीं आता, तब तक पूरा देख के कि हाँ अब सारा पढ़ा दिया था भाई, कर लेगा अच्छे से, तो कॉन्फिडेंस फिर आता, फिर एक अच्छा लगता है, फिर बोलते हैं चिल्ला के, देख ले क्यों पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीधी सी बात। आइए, तो अब देखिए, तो वो तब तक जी घबराता रहेगा जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता। सबसे अच्छी बात तो ये है। चलिए ये कौन है जहां पर X माइनस लिखा है? हैलाइडिया, हेलोजन। हाँ, और ये कौन है? चार्ज क्या है बेटा? अच्छा बताइए, क्या यहाँ पर MF बनेगा और प्लस क्या साथ में X2 बनेगा? क्या यहाँ पर MCl बनेगा प्लस साथ में X2 बनेगा? यहां बताओ क्या बनेगा? MBr प्लस साथ में X2 बनेगा क्या? बताइए यहाँ पर X2 क्या क्या, मतलब ये X क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, बोलो। क्या X माइनस जो है, क्या वो यहाँ पर Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस हो सकता है? क्या F2 में इतनी ताकत है?
चल यहाँ बताइए एक्स क्या होगा? क्या एक्स यहाँ पर बी आर माइनस और आई माइनस होगा क्या बेटे? यहाँ पर एक्स माइनस क्या होगा? क्या ओनली आई माइनस होगा क्या बेटे? इसके आगे फर्दर रिएक्शन पॉसिबल ही, क्योंकि आई टू वेरी वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर उससे रिएक्शन। सही है बात? ये आपका ईसीएस भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आप इसको कर सकते हैं। वो नहीं आता तो मैंने आपको हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग और हैलाइड रिड्यूसिंग पढ़ाया ही है। सही है बात? लिखे इसको। जी घबराए रहा ना जाए, जल्दी जल्दी से पेपर हाथ में आए। क्या बोल रहा है बेटे? कहां से बोल रहा है? मुंह से बोल रहा है ना? ऐसे दबी दबी आवाज कैसे आ रही है? अच्छा तुमने क्या बोला? Cl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। क्या बोला तुमने? Cl2 क्या है? क्या वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है क्या? ठीक है, अभी देख लेंगे बेटे सबको। अच्छा एक चीज ये बताना, इधर एक छोटी सी जगह छींक दिया यार, अब क्या बताऊं मैं तेरे को? ये तो गर्मियों में छींक रहा है यार। अरे ऐसे मजाक कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, कल को बिल्ली रास्ता काट जाएगी, तू निकलेगा नहीं क्या रात भर? मान ले तू यहाँ से क्लास के बाद निकला, बिल्ली रास्ता काट गई, तो वही बेटर रहेगा क्या? घर तो जाएगा ना। गजब कर रहा है, ऐसे बिल्लियां तो रास्ता काटती रहती है, वन रुकेंगे क्या? चलिए क्या लिखा है पढ़ के बताओ। अब सुनना मेरी बात, एक छोटी सी बात बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। के आई में आयोडीन पर चार्ज बोलो, क्या -1 है क्या? वेरी गुड, मैंने इसके साथ मिला दिया Cl2। चलो बेटा, के आई के साथ Cl2 मिला दिया, बताइए जल्दी से क्या बनेगा? KCl प्लस I2। वेरी गुड। ये कहां चल रही बेटा, हवा में या पानी में? हाँ, एसीएस की जब आप बात कर रहे हो तो एक्वस की बात कर रहे हो, बताइए हवा में या पानी में? इसका इसका एक्वस सॉल्यूशन में Cl2 मैंने डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, Cl2 मैंने फ्लो करवा दिया। करवाने के बाद बताइए क्या I2 मिलेगी क्या? I2 बताइए भारी या हल्की? नीचे बैठेगी ऊपर जाएगी? तो लोअर लेयर बिकम्स वॉयलेट, लोअर लेयर बिकम्स, बताइए कौन सी गैस? I2। दिस इज द लेयर टेस्ट, लेयर टेस्ट। जो भारी है नीचे बैठेगी, जो हल्की है ऊपर आएगी। सही है बात? एक छोटा सा एक बेहतरीन लेयर टेस्ट का एग्जांपल। तो जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI में Cl2 को फ्लो करवाया जाता है या Cl2 डाली जाती है, तो देखा जाता है लोअर लेयर बिकम्स वायलेट। पूछा गया कि लोअर लेयर बिकम्स वायलेट होने का रीजन, तो बोल देना प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ऐसी कौन सी हेलोजन है तो स्टार्च पेपर को, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। नीट में बिना क्वेश्चन देखे आंसर जल्दी मत देना इस तरह। क्वेश्चन देख लेना। मेरा तो मतलब आप समझ गए, पर क्वेश्चन का मतलब समझ के आराम से, जल्दीबाजी नहीं। ये सब लेयर टेस्ट ही तो हैं जो आपको मैंने यहां बताया है। ये बस मैंने उसको एक नाम दे दिया, बाकी तो ये सब लेयर टेस्ट ही है आपके सामने। जैसे ये हल्की है, ये आपने डाली, तो अब डिपेंड करेगा X2 क्या बन रही। अगर ग्रीनिश येलो पीपीटी जैसा कुछ आता है, या कुछ ग्रीनिश येलो कुछ बनता है अपर लेयर, तो ग्रीनिश येलो अगर अपर लेयर बनती है तो Cl2 बोल देंगे।
लोअर लेयर अगर I2 वॉयलेट बनती है तो I2 बोल देंगे, रेडिश ब्राउन लोअर लेयर बनती है तो Br2 बोल। दिस इज ऑल्सो लेयर टेस्ट, एक बोलने का तरीका मेथड। चलिए आइए यहां पर देखें, बेटे बताना, इधर देखो, Cl2 प्लस वाटर और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, सेल्फ प्रोड्यूस सामने वाले को ऑक्सीडाइज, चार्ज बोलो उस पे क्या है, जीरो, जीरो से -1 रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। चलो बेटे Br माइनस और I माइनस को क्या बदलेगा बोलो, Br2 और I2। बेटा NO2 -1 को बोल, अच्छा वेरी गुड, Fe2 प्लस बोल, पक्का, SN2 प्लस बोल, +4 में जाएगा, वेरी गुड, SO3 -2 बोल, पक्की बात, H2S बोल, बता क्या मिलके सल्फर है क्या बेटे, लिखो। नेक्स्ट टर्न पे खत्म हो जाएगा चैप्टर, और कितने दिन चलाएगा यार, नहीं आज तो कैसे होगा, एलोड्रॉप्स भी पढ़ाने हैं ना, तो आज तो कैसे होगा, एलोड्रॉप्स भी लिखवाएंगे, जरूरी है, कार्बन के तो जरूरी है कम से कम, तो वो भी जरूरी है कार्बन के एलोड्रॉप्स, और ब्लू तो अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा जस्ट, लिख लिया आपने, हेडिंग डालिए इसके नीचे, हेडिंग मत डालो, मैं लिखवा रहा हूं, पहले पहले आप वो देखो। एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपको, देखिए आप ही बताएंगे मेरे को, ध्यान से देख लो, लिखो मत आप, बाद में लिखना है, इधर देखो बेटे, बस एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, बस वो याद रखना आपने, ठीक है। आइए बात करें, सबसे पहले बताओ मुझे, क्या आप हैलाइड के बारे में जानते हो, कौन कौन है बोलना, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, क्या ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अच्छा एक और प्रॉपर्टी मुझे बताओ आप, क्या सब में लोन पेयर है, क्या सारे लुईस बेस हैं, क्या सारे लिगेंड्स बन सकते हैं, ऐसा बताओ कोई कॉम्प्लेक्स जिसपे I माइनस लिगेंड हो, नेस्लर्स रिएजेंट, ऐसे तो याद करोगे आप, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला बोलो, K2HgI4 प्लस KOH, सही है बात। इसका मतलब बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, वेरी, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रखते हैं, साथ में रिड्यूसिंग एसिड को, हेलोजन, हेलोजन F2, Cl2, Br2 और I2 एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दोनों जानते हो। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है सूडो हैलाइड, क्या आती है, सूडो हैलाइड का मतलब होता है जो दिखने में हैलाइड नहीं है पर हैलाइड की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, दिखने में हैलाइड नहीं होते पर हैलाइड की तरह प्रॉपर्टी, हैलाइड की तरह प्रॉपर्टी मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, जैसे मुझे बताइए बेटा साइनाइड, बताओ मुझे क्या ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो प्रॉपर्टी सारी हैलाइड की है पर दिखने में हैलाइड, इसी को सूडो हैलाइड बोलते हैं। पहचानने का तरीका एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन होना चाहिए, क्या बोला मैंने, एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन होना, वो सब सूडो हैलाइड, हैलाइड मतलब माइनस चार्ज तो होना ही चाहिए ना, सही है बात। चलिए बात करें, बताना क्या ये सूडो हैलाइड है, ये बताइए बेटा क्या ये सूडो हैलाइड है,
क्या ये सूडो हैलाइड है? क्या ये सूडो हैलाइड है? अच्छा, इधर साइड में लिख रहा हूं, क्या ये सूडो हैलाइड है या नहीं है? मैंने बोला एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन, ज्यादा कितनी, समझ रहे हो ना बात? एटलीस्ट इसीलिए बोला है, और चार्ज -1 होना चाहिए। अच्छा बताना, ये सूडो हैलाइड है या बोल, है या नहीं है? क्यों नहीं है? सीधा चेक करने का आसान तरीका है। चलिए, इसका नाम है बेटा साइनाइड। क्या नाम है इसका? नाम रहने दे, साइनाइड बोल, थायो साइनेट। ये बोलो सेलिनो साइनेट। क्या नाम है? सेलिनो साइनेट। अभी आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए इधर। अच्छा, सूडो हैलाइड जैसे होंगे क्या वैसे ही सूडो हेलोजन भी होंगे? बिल्कुल। सूडो हेलोजन का मतलब बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं CN होल ट्वाइस? बोलो बोलो, OCN होल ट्वाइस, SCN होल ट्वाइस, SECN होल ट्वाइस। चलिए, एक एक इसका नाम बताता हूं, बाकी नाम आप बताओगे। साइनोजन। क्या नाम है? कैसे ये क्या बोलो? ऑक्सीसाइनोजन। चलिए, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, सेलिनो साइनोजन। सही है। चलिए, अब इधर छोटी सी जगह बची है, एक आंसर देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत आसान चीज देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, सिमिलरिटी। चलिए बात कर, मुझे बताइए CO2 बताइए एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बोलो, करेगा नहीं करेगा? दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको छोड़ो, आप ये बताइए PPI4 करेगा नहीं करेगा? क्या वहां पर I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या लेड+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि वो लेड+2 में जा सकता था। अब यहां पर है कॉपर, कॉपर में चार्ज बोलो, वेरी गुड, सेम प्रॉपर्टी लगाइए, +2 चार्ज। आयोडीन पर क्या है? -1। +2 से क्या +1 में आ सकता है? सेल्फ को, सामने वाले को, सेल्फ को, सेल्फ को, सामने वाले को, क्या रिड्यूस होने को तैयार है? इसीलिए ये बनाता है Cu2I2 + I2। बताइए, ये कंपाउंड फिर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो रिडॉक्स होने से नए कंपाउंड में बदल गया। समझ रहे हैं आप बात? बहुत आसान चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीका। अब बताइए, अब इसी तरीके से अब आप दिमाग लगाइए, ये वाला बोलिए, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। बताइए, क्या ये सूडो हैलाइड है क्या? क्या ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? क्या कॉपर पर चार्ज +2 है क्या? क्या इसको +1 में लेकर जाएगा क्या? तो यहां पर बनेगा CuCN + CN होल ट्वाइस। समझ गए बात? इसका मतलब ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। बोलो बेटा, प्रॉपर्टी बताइए, सेम या डिफरेंट? जैसा ये वैसा वो, इसीलिए सूडो हैलाइड बोला गया। समझ में आ गई बात? चलिए लिखें। चेक करने का तरीका याद रखना, एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन होना चाहिए, -1 चार्ज होना चाहिए, उसको बोलते हैं सूडो हैलाइड। नाइट्रोजन होना ही चाहिए, बिना नाइट्रोजन के सूडो हैलाइड नहीं बन सकता किसी भी कंडीशन में। और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे यहां पूछने वाली बात नहीं है कुछ, फिर भी आपकी इच्छा है। ये हाइड्राइड नहीं है, ये एसिड्स है। तो मैं जब पानी में इनको डालूंगा तो H+ जब ये दे देंगे, तब इनके जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उसके हिसाब से रिड्यूसिंग नेचर डिफाइन होगा, F-, Cl-, Br- और I-। फिनोमिना कुछ भी हो, रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पी ब्लॉक हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी ही होगी। ऑक्साइड्स में बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ बातें बिल्कुल फिक्स है।
उन फिक्स बातों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब जैसे यहां पर आपको लगभग सब कुछ आता है, सिर्फ एक चीज पढ़ना, सूडो हैलाइड चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने का तरीका लिख लेना, एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो उसको आप सूडो हैलाइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। याद रख के लिखना, सूडो हैलाइड को चेक करने का तरीका, एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन, माइनस माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज और एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन। एग्जाम में एक बार आ चुका है ये सूडो हैलाइड को पहचानने के लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट एज सूडो हैलाइड, इसलिए जरूरी होता है बताना है। कौन से हेलोजन के ऑक्साइड लेस थर्मल स्टेबल होते हैं? हाँ, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन? सबसे ज्यादा स्टेबल आयोडीन। इस बार ऑक्सी एसिड और इनर्ट पेयर इफेक्ट दोनों अच्छे से बढ़ के जाना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आने की संभावना बनती रहेगी, मेरे को दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, जो हमने पॉलीमर डाइमराइजेशन पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन इस बार आ चुका है BeCl2 को लेकर, तो वो भी आने की संभावना अपने बनती। अब 2 टॉपिक बचते हैं जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, काफी टाइम हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट और एक ऑक्सी एसिड। तो 2 टॉपिक पे से कहीं पर क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछ लेगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर की प्रॉपर्टी पूछे। जैसे आपसे पूछे कि लेड +4 क्या है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो थैलियम +3 क्या है? बिस्मथ +3 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो वही स्टेबल होता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग बोल के बता जाना। बिस्मथ अगर +5 में है तो फिर है वो ऑक्सीडाइजिंग है। देख लिया आप लोगों ने? इसके नीचे लिखे हेडिंग डालिए ब्लीचिंग एक्शन। आइए ब्लीचिंग एक्शन के बारे में बात कर ले, ब्लीचिंग एक्शन के बारे में और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात। ब्लीचिंग पाउडर आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, नहीं पढ़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्लीचिंग पाउडर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाई होगी आपसे, तो उसमें +1 -1 बताया हुआ है। और बस ये इतना ही पढ़ते हैं रेडॉक्स में, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती। रेडॉक्स में तो यही पढ़ेंगे ना यार, अब वो तो प्रिपरेशन थोड़ी बताएंगे रेडॉक्स में ब्लीचिंग पाउडर, इतना ही पढ़ा जाता है सर कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो आप, पता चल जाए सर। हटा दू, मैं लिखता हूं जब। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब कलर्ड सब्सटेंस को नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू अगर मैं कलरलेस में बदलता हूं तो इसे बोलते हैं परमानेंट ब्लीचिंग। परमानेंट ब्लीचिंग का मतलब एक बार कलरलेस हो गया, दोबारा कलरफुल करना पॉसिबल। एक बार ग्रीनिश येलो क्लोरीन को वाटर में डाल दिया, कलर गायब हो गया, अब वो दोबारा कलर नहीं आएगा। ये परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। सेकंड,
अगर मैं कलर्ड सब्सटेंस को नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू मतलब बाय रिडक्शन कलरलेस करता हूं तो इसको बोलते हैं बेटा टेम्पोररी ब्लीचिंग। टेम्परेरी मतलब एक बार कलरलेस कर दिया, दोबारा कलरफुल करो, कोई दिक्कत वाली बात मना नहीं करेगी। नंबर एक, बताइए ओजोन कैसा है? परमानेंट, टेम्परेरी? हाँ, क्या बात कर रहा? क्योंकि ये देता है नेसेंट, बताइए H2O2 परमानेंट या टेम्परेरी? क्योंकि ये भी देता है नेसेंट। तीसरा क्लोरीन वाटर, कितनी बार मिलाओगे? प्रोडक्ट क्या बनाओगे? जल्दी बोल, क्या ये बनाएगा क्या? बताइए ये फर्दर टूट कर क्या देगा? परमानेंट, टेम्परेरी? क्या ये परमानेंट ब्लीचर है क्या? अच्छा, अब इन तीनों में एक चीज देख के बताइए, ये कैसा ब्लीचर है, ड्राई या वेट? हाँ, अच्छा, ड्राई है या नहीं है? ये ड्राई है या नहीं है? कहाँ है ये पानी? रहा ना, पानी नजर नहीं आता क्या? ड्राई है या नहीं है? ड्राई, ड्राई, क्योंकि यहां पर पानी ही, ओनली ड्राई ब्लीचर। सही है बेटे, ध्यान रखना, पानी तो पानी है, उधर मिले कि इधर मिले। चलो बेटा इधर देखो, रुक जा यार, लिख मत बेटा। इसको मैंने डाल दिया वाटर में, डिसॉल्व तो होती है, आप जानते हो। कौन सा एसिड बनाएगी बोल? H2SO प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। सही है, क्या मिली? नेसेंट। अच्छा बताइए, नेसेंट हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज? यहां पर चार्ज बोलो, इसको रिड्यूस करके +4 में लेके जाइए। सही है, और बताइए अब ये एक्शन कैसा है, टेम्परेरी या परमानेंट? ये टेम्परेरी ब्लीचर, एक टेम्परेरी ब्लीचर है, बाकी सभी परमानेंट। बताइए ये कैसा है, वेट या ड्राई? ये भी अकेला ड्राई। बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट? दोनों होता है, पर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग। ये बोलो, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग। ठीक है, लिखें। कलर्ड को कलरलेस करने का तरीका है ब्लीचिंग एक्शन। दो तरीके से परफॉर्म की जाती है, बाय ऑक्सीडेशन, बाय रिडक्शन। एक गैस है जो फ्लावर्स को ब्लीच करती है, फ्लावर्स को भी ब्लीच किया जाता है। एक गैस है जो फ्लावर्स को ब्लीच करती है बाय रिडक्शन, SO2। एक गैस है जो फ्लावर्स को ब्लीच करती है बाय ऑक्सीडेशन, Cl2। सही है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्लीचिंग फ्लावर्स की भी हो सकती है, हेयर्स की भी हो सकती है, और वैक्स मोमबत्तियां जो होती है उनकी भी ब्लीचिंग होती है। तो ब्लीचिंग बहुत सारी चीजों की, डाइंग इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर भी ब्लीचिंग की जाती है। तो ब्लीचिंग बहुत सारी जगह की जाती है, अलग अलग सब्सटेंस यूज में लिया जाता है। इनमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि कौन परमानेंट ब्लीचर है, कौन टेम्परेरी है, बस। और कौन ड्राई ब्लीचर है। ड्राई ब्लीचर समझ ही जाएंगे आप, ओजोन के अलावा कोई नहीं है, बाकी सब वेट ब्लीचर होते हैं। सबको पानी की जरूरत पड़ती है फिर ब्लीचिंग एक्शन की। ये अकेला ड्राई ब्लीचर होता है जिसमें बिना वाटर के ही। अच्छा बताइए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन क्या एक्सप्लोसिव होती है? ठीक। अच्छा, ओजोनाइजर में ओजोन बनाने के लिए क्या साइलेंट इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज दिया जाता है ताकि ओजोन के डिकम्पोजिशन को रोका जा सके? और उसमें ओजोन कितने % बनती है? ज्यादा बनना अच्छी बात, एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसलिए कम ही बनाई जाती है।
और बनती भी कम ही है। और जो ओजोन का एटमॉस्फेयर है वहां तो वो टूटती बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है लगातार। और मेरे हिसाब से पढ़ाया होगा 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन के लगभग एक बार में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, नेसेंट फ्री रेडिकल क्लोरीन की वजह से। पर वो फिर अपने आप को बना भी लेती है वो। तो अभी डिप्लेशन इतना नहीं हुआ है, आने वाले 100-200 सालों में हो सकता है डिप्लेशन थोड़ा बढ़ जाए। हमें क्या मतलब उससे, हम तो निकल ही लेंगे जब तक। जो भी, तुझे क्या पता, सीधी सी बात है। 100-200 सालों में भगवान जाने जो होगा, जो देख लेंगे, जो भी होगा। क्या अपन तो 50-60 सालों का खेल है, उसके बाद क्या पता क्या है। लिख लिया गया भाई? इसके अंदर बढ़ेंगे बेटा, इसी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो बता दो यार। CaO CaOCl2। अब जैसे ये बोला CaOCl2, 2 आंसर आ गए, अपने आप के आंसर को बदल दिया। फाइनली बता दो क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। पता नहीं क्या बोल रहे हो। अरे ऐसे ना, अरे ये मतलब ये क्या है बेटे, क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर का एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये सब चीजें होती है ना। और ये सब चीजें किसके अंदर होती है, वो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वो बनाएंगे। आइए, ये बताइए पहले मेरे को आप, क्या ये चूने का पानी, क्या ये स्लैग लाइम है? पर ये ड्राई है इस बार, चूना सूखा हुआ है, उससे बनता है CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O एंड दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। सुनते रहना मेरी एक बात, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया है यहां से और वो छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन एक ही आया है, छोड़ के नहीं जाना है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछेंगे, अब दुनिया जान चुकी है कि ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबको आता है। जिसको नहीं आता बेटा रहने तो ना हो पाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर कभी फॉर्मूला पूछे तो विदाउट ब्रैकेट ब्लीचिंग पाउडर, और इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर इसका होता है एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट, और ये पूछा गया है एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट होता है CaOCl होल ट्वाइस। ये ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होता है, ये रहा, और ये करवाता है ब्लीचिंग एक्शन। कैसे करवाता है समझो। ऐसे ये गंदी हरकतें हैं, ऐसे नहीं करते तुम यार। मतलब डॉक्टर बन जाओगे, अपने क्लिनिक में बैठोगे तो आते जाते लोग, ये क्या बात होती है यार। मतलब ये तरीका है क्या फिर? मतलब पेशेंट कैसे आएगा, मतलब मैं तो आऊंगा ही नहीं फिर। आइए, हाँ, तो बता देना मेरे को कहाँ बना है डॉक्टर, कहाँ प्रैक्टिस कर रहा, वहां नहीं आऊंगा। वो तो कुछ गलत वाला खिला दे हुए इधर उधर, मेडिसिन में कुछ ऐसी खिला दो खेल खत्म हो जाओ। आजा, चलिए, कैल्शियम पर चार्ज क्या है और यहाँ पर चार्ज। अच्छा, इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर को मैंने पानी में डाला, पानी में डालते बताइए इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH माइनस या H प्लस, क्या बनेगा बोलो। प्लस साथ में क्या बनेगा, HOCl, और HOCl देखते कुछ याद आता है, क्या देगा ये, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर आल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कैसा ब्लीचिंग एजेंट है, परमानेंट टेम्परेरी,
परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है, कारण नेसेंट ऑक्सीजन का देना है। तो बताइए ब्लीचिंग एक्शन देता कौन है, ब्लीचिंग पाउडर या उसका इंग्रेडिएंट? इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर उसका इंग्रेडिएंट होना बहुत, इंग्रेडिएंट नहीं तो फिर ब्लीचिंग पाउडर किसका? सही, और यही एग्जाम में पूछा गया था। तो आप कैसे याद रखोगे? विदाउट ब्रैकेट ब्लीचिंग पाउडर, विद ब्रैकेट एक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, इसको बताना क्या लिखा है मैंने, बोलो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या इंग्रेडिएंट? ब्लीचिंग। इसको ब्रेक करो, कैसे टूटेगा बोलो? अरे यार हद करता है, किसी चीज तोड़ने को बोल रहा हूं, तोड़ना नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या सीईओ, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, इधर उधर लहरा रहा है। अब इसको तोड़, तोड़ दिया, बहुत जल्दी तोड़ रहा है बेटा आजकल। ये रहा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या है, -1, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +1, एंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये कैसे समझ में आ गई +1 कैसे? तो बाहर निकल के मत पूछना भाई, बहुत बड़े बड़े गदादारी भीम बैठे हैं, बाहर निकले सर तो -1 लिखा था, यहाँ +1 कैसे आ गया? भाई ये -1 ओवरऑल चार्ज है, तो इसको x मान लेना, ये -2 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना बात? देखो बता दिया क्या होता है, बाहर निकल के पूछ लेते हैं। ये छोटे भीम, डोरामोन, ये ऐसे ही है, लहराते हुए आते हैं और ऐसा भागते हुए आएगा जो सर मेरे बहुत बड़ी चीज पूछेगा, सर ये कैसे आए? तो ब्लीचिंग पाउडर में अभी तक का क्वेश्चन एक है, एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट का फॉर्मूला पूछा गया, तो वो विद ब्रैकेट के साथ अगर हो तो वो बता देना, दिस इज एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट। कंपोजिशन, ये सारी चीजें जो है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर इंक्लूड होती है। यही तो बात, यही तो खासियत है, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, यही खासियत। इसीलिए तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट पूछा गया था एग्जाम। तो वो क्या करते हैं हर साल, मतलब पहले जब ये नीट से पहले की बात करें, एआईपीएमटी के अंदर पूछा गया था, तो वो एआईपीएमटी वाले क्या करते थे कि हर साल एक क्वेश्चन ऐसा देते थे जिसमें सबको ये पता चलता था कि अच्छा ये भी होता है ऐसा। तो उस टाइम पहली बार पता चला अच्छा एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट भी इसका कुछ होता है। फिर अगली बार पता चला अच्छा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कुछ होता है, फिर सिस्ट्रांस इफेक्ट भी कुछ होता है। तो ऐसे चीजें पता चलती थी फिर, अच्छा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। और अब फिर नीट वाले जो है वो थोड़ा समझदार है, वो पूछते ही वैसी चीजें हैं जो सबको पता होता है। बाकी एआईपीएमटी में हर साल एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कंट्रोवर्सी रिलेटेड आते हैं। और वो भी क्या करते थे, जेई मेंस का पेपर उठाते थे पुराने सालों का, वहां से क्वेश्चन ऐसे छापते थे, वो मेहनत तो नहीं करते थे, और वो क्वेश्चन छाप देते थे, तो वो इधर जो है वो मेहनत बढ़ जाती। और जेई मेंस और एडवांस के पेपर जो है वो काफी अच्छे आते हैं, और नीट के पेपर में वो क्वेश्चन उठा के छापना एक नया क्वेश्चन बन जाने की तरफ हो जाता है, सर कुछ एक नई चीज डेवलप हो जाती है। तो इनऑर्गेनिक को अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं था जब हम लोग पढ़ा करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जब पूछने लगे तो उसमें इतना पूछते 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 सारी चीजें फिर यहाँ पर कवर होने लगी, तो फिर टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता गया। बाकी हमने जब पढ़ा था तो 2 चैप्टर पढ़े थे हमने इनऑर्गेनिक के, मुझे याद है आज भी। एक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया था सिर्फ 11 का, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 का पढ़ाया गया। बाकी इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं पढ़ाया, और वो 2 चैप्टर से ही काम चल गया। पहले इनऑर्गेनिक का वेटेज इतना नहीं माना जाता था, पहले फिजिकल का वेटेज ज्यादा हुआ था। अब इनऑर्गेनिक ने फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों को धो दिया। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, 17 क्वेश्चन लगभग इसके आते हैं। देखें इसके नीचे
लिखेंगे। तो ये हेलोजन फैमिली के बारे में हमारी 2-4 बात। नेक्स्ट लिखें इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस इससे भी छोटा है, उसमें कुछ है बस जो 2-4 बातें बोलूंगा वो पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं। पहले इनर्ट गैसेस में मैं आपको थोड़ा सा ये टॉपिक ठीक लगे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा इसमें कुछ बताते। ये तो तुम बोलोगे सर एक ही लाइन में खत्म तो जरूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत बता। सबसे पहले वही बात, शुरुआत वहीं से करेंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे साहब। कहां से करते हैं शुरुआत? ग्रुप नंबर। और इनको, इन फैमिली को क्या बोलते हैं? एरोजन्स। क्या बोलते हैं? एरोजन्स बोलते हैं। एरोजन्स एयर में मिलती। आइए तो बेटा ग्रुप नंबर हो गया हमारा यहाँ पर क्या 18 और क्या होगा बेटे 0। 8th ए मत बोल देना भाई, 18 के साथ 8 थे, 7 ए चल रहा था, 6 ए चल रहा था, 8 ए आज गलती मत कर देना बाबू। तो ग्रुप नंबर 18 इनका नाम है एरोजन्स। एरोजन्स का मतलब एयर में मिलते हैं, एयर में मिलने की टेंडेंसी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। 0 +2 +4 +6 +8, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आपको मिलेगी। ये 0 भी रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इनर्ट गैस कंपाउंड बोलो बेटे, ये पता होना चाहिए भैया। फर्स्ट इनर्ट गैस कंपाउंड क्या नील बार्टलेट ने बनाया था क्या? फॉर्मूला तो बोलो। XePtF6। ये कंपाउंड डायरेक्टली आ चुका है, पहला इनर्ट गैस कंपाउंड पूछा जा चुका है एग्जाम, याद रखना। अच्छा, इसको बनाने का रीजन, ओरिजिनल कंपाउंड क्या था? O2PtF6। इससे ये बनाया गया। इससे ये कैसे बनाया गया? हाँ, क्योंकि आईपी ऑफ जिनॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू आईपी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दोनों का आईपी ऑलमोस्ट इक्वल था, इसलिए O2 को रिप्लेस करके जिनॉन डाल दिया, जिनॉन डाल के एक नया कंपाउंड बना दिया। सही है। तो आपसे कोई पूछे कि O2PtF6 से जिनॉन का फर्स्ट कंपाउंड बनाया गया, देन व्हाट इज द रीजन? तो बोलना है कि जिनॉन की आईपी ऑलमोस्ट इक्वल होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आईपी, इस वजह से O2 की जगह आप जिनॉन को रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईपी वैल्यूज। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि 3 तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करवा, तो EF2 बनता है और EX6 बनता है, यही बनते हैं। और उसमें भी जिनॉन क्रिप्टॉन के बनते हैं, जिनॉन का XeF2, XeF4 और XeF6। इसका हाइब्रिडेशन बोलो XeF2 का। लीनियर क्या बोल रहा है? हाइब्रिडेशन बोलना। लीनियर पूछा है क्या? जो पूछा नहीं है वो बता रहा है। sp3d, इसका बोल sp3d2, इसका बोलो sp3d3। सही है। डी कौन सा है यहाँ? डी कौन से है? dx² माइनस y²। यहां तीसरा डी कौन सा है? dxy, क्योंकि प्लेन कौन सा लिया था? xy। इनकी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडेशन सब पता होना चाहिए, जो कि आपको पहले पता होगा, ठीक है। अच्छा, इनका हाइड्रोलाइसिस किया था क्या बेटे? करवाया था मैंने। बताइए क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है? इन दोनों के प्रोडक्ट, इसके कॉमन प्रोडक्ट होंगे हाइड्रोलाइसिस। बताइए ये हाइड्रोलाइसिस पर क्या देगा? जिनॉन प्लस O2 प्लस HF। क्या जिनॉन अकेला रह सकता है? बताइए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पर पहली बार में क्या मिलेगा? XeOF4, उसके बाद XeO2F2, कंप्लीट पर XeO3। सही है, चलिए। अच्छा, ये पानी में जाकर रेडॉक्स देगा क्या? मतलब ये हाइड्रोलाइसिस, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन देगा क्या? हाइड्रोलाइसिस और ये सेम प्रोडक्ट का बनेगा। सही है, चलिए लिखो उसका। ऑक्साइड भी आपको पता ही है कि जिनॉन को अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो सब पहले मैं लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं। XeF8 नहीं बनेगा, XeO4 बनेगा। एनसीईआरटी से इनका प्रिपरेशन, एनसीईआरटी से इनका प्रिपरेशन मत पढ़ना। तुमको लगता होगा कि बोल रहे सर एनसीईआरटी से पढ़ लेना, नहीं पढ़ना इनका। हाँ, वो टेम्परेचर प्रेशर वाला बेकार है, वो रेशियो 1:120 आज तक आया ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसको।
आ जाएगा तो इस तरह का एक क्वेश्चन छोड़ देना, सीधी सी एक ही आएगा अगर आया तो, उसके लिए तो वैसे भी तैयार रहो आप। एक क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूं, इनऑर्गेनिक के अंदर एक क्वेश्चन तो ऐसा मान के चलूंगा जो आप गलती करके आओगे, जो आपको नहीं आएगा या आप छोड़ दो, ये पहले अंडरस्टूड है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं। और तुम पढ़ भी लोगे तो क्या गारंटी वहां याद आएगा क्या प्रोपोर्शन था, क्योंकि वहां पर रेशियो भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी। लिख लिया हो तो बता देना बेटे, बस अब 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से कुछ पॉइंट लिखेंगे। और अगली बार इसके अंदर एक छोटी सी काम की चीज बतानी है, वो अगली बार बताऊंगा, बस अभी पॉइंट लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा लिखो, लिखेंगे। मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज natural gas. Main source of helium is natural gas. What is natural gas? Methane लिख लो ब्रैकेट में, methane. Next point. Helium is also present in, helium is also present in, helium is also present in the ore of uranium. Helium is also present in the ore of uranium. In the ore of uranium, लिखना बेटा U3O8, नाम है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड में आपको हीलियम मिलती है U3O8। एंड लिखो THO2, जिसको बोलते हैं मोनोजाइट, मोनोजाइट। इन दोनों ओर के अंदर आपको हीलियम मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक यूज आपको याद है, वो मैंने लिखवाऊंगा। ऑक्सीजन, स्क्यूबा डाइविंग ऑपरेटर्स में ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट करने के लिए कौन सी गैस, क्या हीलियम लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल? ज़ीनॉन क्या मोर सॉल्युबल है? बाकी सारी प्रॉपर्टी वहां बता दी थी मैंने, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफिकेशन, वाटर में सॉल्युबिलिटी, सब कुछ है ना। अब जो लिखे, हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल गैस, helium is non-inflammable gas used to fill balloons, used to fill balloons for meteorological observations, for meteorological observations like weather report, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस को बोलते हैं जिसपे वेदर रिपोर्ट आती है, meteorological observations like weather report। हल्के होते हैं ना, गुब्बारे में भर के ऊपर भेज देते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, वेदर को, वेदर रिपोर्टिंग टास्क, वेदर टास्क करके वो नीचे आ जाता है, पता चल जाता है मौसम कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम इज यूज्ड, ये आपने पढ़ा होगा जो लिखवा रहा, हीलियम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, हीलियम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स which is used in MRI system, MRI सिस्टम में यूज किया जाता है। पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स which is used in MRI system, which is used in MRI system. Next point, next one में लिखे, argon is used to provide, argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical process, argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical process। Next point, neon, neon is used in
discharge tubes, neon is used in discharge tubes. Next one, neon bulb is used in botanical garden and greenhouses. Neon bulb is used in botanical garden and greenhouses. Next point, xenon and krypton. Xenon and krypton are used in specially designed bulbs and lights. Specially designed bulb and light. जो आजकल बल्ब कलरफुल आते हैं, कलर बदलते हैं, एलेक्सा सुना ना, एलेक्सा कलर चेंज, उस तरह के जो बल्ब आते हैं वो ज़ीनॉन क्रिप्टॉन उसके अंदर बनी होती है जो सेंसिटिव होती है. अच्छा, एक और चीज लो, आर्गन इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग substance which are air sensitive. Handling substance which are air sensitive. एक लास्ट और लिखें. Liquid helium is used as a cryogenic agent. ठीक है, बस इतने यूजेस काफी रहेंगे आपके लिए. चलो बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी.